Assalamu alaikum students. Hope you all are well. Today our topic of discussion are development in industry, agriculture and urbanization. Industry. An industry is a sector that produces goods or related services within an economy. इंडस्ट्री बेसिकली वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फैक्ट्रीज में गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले बहुत सी चीज़ें स्मॉल वर्कशॉप या घरों में बनती थीं, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये बेनिफिट हुआ कि बहुत ज़्यादा तादाद में चीज़ें जल्दी और सस्ती बनना शुरू हो गईं। The process of change from an agrarian and handicraft economy to one dominated by industry and machine manufacturing is called industrial revolution. मतलब जो चीज़ें लोग पहले हाथ से बनाते थे वो इंडस्ट्रीज में बनना शुरू हो गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रोसेस सबसे पहले बरतानिया में 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। इसके बाद वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गया। Main features of Industrial Revolution. The main features involved in Industrial Revolution are technological, socio-economic and cultural. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं, इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सब हम अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या है। इसमें होता है जी यूज़ ऑफ न्यू बेसिक मटेरियल, चीफली आयरन एंड स्टील। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में न्यू बेसिक मटेरियल यूज़ किया जाता है लाइक आयरन एंड स्टील। सेकेंड वन इज़ यूज़ ऑफ न्यू एनर्जी सोर्सेज। न्यू एनर्जी सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं जिसमें फ्यूल और मोटिव पावर दोनों शामिल होते हैं। मोटिव पावर बेसिकली वो एनर्जी होती है जो मशीनरी को ड्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं लाइक कोल, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम एट्सेट्रा। इसके अलावा नई मशीन्स की इन्वेंशंस भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का हिस्सा है लाइक स्पिनिंग जेनी और पावर लूम की मदद से प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और ह्यूमन एनर्जी भी कम यूज़ होती है। फैक्ट्रीज में काम और ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, मतलब लेबर की डिवीजन उनकी स्पेशलाइजेशन की बेसिस पर होती है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के सोर्सेज और इसी तरह साइंस की एप्लीकेशन इंडस्ट्री में भी शामिल है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का ये भी पार्ट हैं। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले 1760 से 1830 में के पीरियड में ब्रिटेन में आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की सबसे पहले बुनियाद ब्रिटेन ने रखी। इसी मोनोपोली का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटेन ने मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, स्किल्ड वर्कर्स और मशीनरीज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, पर यह मोनोपोली ज़्यादा देर तक कायम ना रह सकी क्योंकि जब कुछ वहाँ के लोकल्स ने ऑब्ज़र्व किया कि इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड में ज़्यादा हैं और वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, तो दो इंग्लिश मैन विलियम और जॉन ने 1807 में बेल्जियम में एक मशीन शॉप की बुनियाद रखी और इस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेल्जियम में 1807 में आया। And then Belgium became the first country in continental Europe to be transformed economically. 1848 के बाद से फ्रांस भी इंडस्ट्रियल पावर बन गया, लेकिन फिर भी ये ब्रिटेन तक ना जा सका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। जबकि जर्मनी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1870 के बाद आया। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन witnessed during late 19th and 20th centuries. सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ ने बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज को भी
एक बेसिक मटेरियल के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दिया और इसी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट होना शुरू हो गए। इसके अलावा सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ऑटोमेटिक फैक्ट्री, कंप्यूटर, मशीन्स और टूल्स में भी डेवलपमेंट हुई। Industrial development. Industrial development is the building and growing of industries within an economy. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बेसिकली कनेक्टेड है इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ और कंस्ट्रक्शन से। जब भी कोई एरिया या इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइज होते हैं तो वहाँ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं और साथ साथ चीज़ों की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होती है, जो कि इंक्रीज डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन में इंक्रीज़ आ रहा है, पॉपुलेशन में इंक्रीज़ के साथ डिमांड्स में भी इंक्रीज़ हो रहा है। इन इंक्रीज डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए प्रोडक्शन का ज़्यादा होना ज़रूरी है और ये तभी पॉसिबल है जब इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। इंडिपेंडेंस के टाइम पर सब कॉन्टिनेंट की 921 इंडस्ट्रीज में से सिर्फ 34 इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के हिस्से में आईं। इसमें कॉटन, टेक्सटाइल, सिगरेट, राइस हस्किंग, शुगर, फ्लोर मिल इंडस्ट्रीज शामिल हैं and they contributed only 7% of GDP and employed a little over 26,000 employees. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की हिस्ट्रीज को पाकिस्तान में 6 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज़ 1 1947 टू 1957। ये फेज़ 1947 में स्टार्ट हुआ और 1957 के एंड में ख़त्म हुआ। इस 11 साल के पीरियड में 11 पीएम चेंज हुए और कोई भी पीएम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बेहतर तरीके से परस्यू कर सके। इस पीरियड में डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई गई जिसका एम्फेसिस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे था। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन PIFC और पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन PICIC 1948 में इस्टेब्लिश हुई। स्किल्ड लेबर्स क्रिएट करने के लिए 1955 में स्वीडिश पाक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश की गई। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर PITAC 1956 में इस्टेब्लिश हुई। फेज़ 2 1958 टू 1969। 1958 में अयूब खान की हुकूमत कायम हुई और इस हुकूमत ने 1959 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की एंड दिस फेज विटनेस द मैसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द कंट्री। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक इंटरमीडिएट और कैपिटल गुड्स की तरक्की पर फोकस किया गया। कैपिटल गुड्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थीं? इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मशीन एंड टूल्स एट्सेट्रा। फेज़ 3 1973 टू 1977। इस दौर में भुट्टो गवर्नमेंट ने 34 इंडस्ट्रियल यूनिट को नेशनलाइज किया जिसमें वेजिटेबल घी और ऑयल इंडस्ट्रीज के 26 यूनिट्स थे। इसके साथ साथ शिपिंग, बेसिक मेटल, आयरन एंड स्टील मिल, हैवी इंजीनियरिंग, सीमेंट, ट्रैक्टर प्लांट, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह भी शामिल थीं और ये सारी इंडस्ट्रीज बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट BIM के अंडर थीं। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PIDC भी इसी फेज़ में इस्टेब्लिश हुई। फेज़ 4 1977 टू 1988। इस फेज़ में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर 1978 के अंडर इंडस्ट्रीज़ को अगेन डीनेशनलाइज्ड किया गया। फेज़ 5 1988 टू 2008। इस फेज़ में डिलीशन पॉलिसी, डीरेगुलेशन पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ अप्लाई की गईं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए वहाँ पे हम इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते।
these are the important role which an industry perform in the development of in any country. First one is economic stability. इंडस्ट्रीज़ की वजह से कोई भी मुल्क इकोनॉमिकली स्टेबल होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कंट्री सिर्फ एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होती. इंक्रीज इन नेशनल इनकम. इंडस्ट्रीज़ की वजह से कंट्री के लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज किया जाता है. इन्हीं की वजह से चीज़ों की क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़ में भी इंक्रीज होता है और इसकी वजह से जीएनपी इंक्रीज होती है किसी भी इकोनॉमी की. हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इंडस्ट्रीज़ की वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होता है. इम्प्रूवमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. अगर मुल्क में इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी और इनको एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न किया जा सकता है. और दूसरी तरफ रॉ मटेरियल को अपने ही मुल्क में प्रोसेस करके इन चीज़ों की इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और फॉरेन एक्सचेंज को भी इस तरह से हम लोग सेफ रख सकते हैं. प्रोग्रेस इन अदर सेक्टर्स. Industrialization encourages progress in other sectors of economy. A development of one industry leads to development and expansion of other industries. जाहिर सी बात है, अगर एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगी, दूसरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगी जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगी. इसी तरह इंडस्ट्रियल सर्कल एक्सपैंड होगा. इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. जाहिर सी बात है, जब इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज ज़्यादा होंगे और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होगा. इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. इंडस्ट्रीज बहुत सी मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ट्रांसपोर्ट और स्प्रे प्रोवाइड करती है जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है. रिडक्शन इन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर. लेबर फोर्स का जो प्रेशर एग्रीकल्चर सेक्टर पर होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो प्रेशर भी किसी हद तक कम हो जाता है. नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन एनवायरनमेंट. जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए वहाँ की इंडस्ट्रीज का डेवलप होना ज़रूरी है. जैसे हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, वैसे ही इंडस्ट्रीज़ के जहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वहाँ पे इसके बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं इन्वायरमेंट पे, जिनमें से कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इंडस्ट्रीज़ की वजह से हैवी मशीनरी की प्रोडक्शन ईजी हो गई है और उसी की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज तक इंसान की एक्सेस आसान है. और जब भी कोई भी चीज़ किसी की एक्सेस में आती है तो क्या है, उसका यूजेज भी इजी हो जाता है. और इस तरह क्या होगा, जब नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सेस इजी हो जाएगी किसी भी इंसान के लिए तो वो उसका इजी वे में यूज़ करेगा, उसको ज़्यादा उसका यूजेज हो जाएगा और इस तरह क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन होगी. इंक्रीज यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल. इंडस्ट्रीज़ की वजह से फॉसिल फ्यूल्स का भी इंक्रीज हो जाता है यूजेज. इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन. इंडस्ट्रीज़ की वजह से जैसे बहुत सारे हार्मफुल और टॉक्सिक गैसेस इन्वायरमेंट का पार्ट बनती हैं तो वो उसको क्या करती हैं, एयर को पोल्यूट करती हैं. क्यों? क्योंकि वो नेचुरल कंजम्पशन जो भी एयर की होती है, कंपोजिशन होती है, जब वो उस कोई एक्स्ट्रा चीज़ आके उसमें मिक्स होगी जो कि उसका नेचुरल कंपोजिशन का पार्ट नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगी, एयर कंटेमिनेट होगी, एयर पोल्यूट होगी. इंक्रीज इन वाटर पोल्यूशन. बहुत से वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्रीज़ की वजह से पानी का हिस्सा बन जाते हैं. वो अपने वेस्ट मटेरियल को बगैर प्रोसेस किए वो सारा टॉक्सिक मटेरियल पानी में शामिल कर देते हैं और इसकी वजह से वाटर भी कंटेमिनेट होता है, वाटर भी पोल्यूट होता है. इंक्रीज इन सॉइल पोल्यूशन. इंडस्ट्रीज़ की वजह से सॉइल पोल्यूशन भी इंक्रीज होती है. इंक्रीज इन नॉइस पोल्यूशन. ये अब कॉमन सी बात है, जब मशीनरीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरीज ऑपरेट होंगी तो उसकी वजह से क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी और जब ये साउंड इन्वायरमेंट का हिस्सा बनेगी तो क्या होगा, नॉइस पोल्यूशन इंक्रीज होगी. इंक्रीज इन थर्मल पोल्यूशन. जब इंडस्ट्रीज़ की वजह से जब थर्मल बेसिकली हीट को कहते हैं, जब ये इंडस्ट्रीज से मशीनरी के कूलिंग डाउन के प्रोसेस की वजह से गर्म पानी जो सा है जब किसी भी
समुंदर या दरिया में जाके मिलता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी कंटेमिनेट होता है और वो ऊपर का उसका पानी गर्म हो जाएगा। और हमें पता है कि गर्म पानी में ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है। जब वही पानी में एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन की कम होगी तो उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होगी, उसकी प्लांट्स की, और उसकी वजह से जो से एनिमल उसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्वेटिक एनिमल्स, उनकी भी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होगा। इसी तरह अगर गर्म गैसेस फैक्ट्री से इन्वायरमेंट का हिस्सा बनेंगी तो उससे क्या होगी, इन्वायरमेंट भी कंटेमिनेट होगा और फाइनली टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, इंडस्ट्रीज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाता है। डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पूरी एयर को प्रोटेक्ट कर रही है एक कवर की तरह, एक इन्वेलप की तरह। जब वो ज़्यादा रेस को एब्जॉर्ब करेगी तो अल्टीमेटली वो रेस किसकी तरफ आएंगी, ज़मीन की तरफ आएंगी, और इसकी वजह से क्या होगा, कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। इंक्रीज इन क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज में भी इंक्रीज की कॉज बनेगी। एग्रीकल्चर, agriculture is the art and science of cultivating the soil, growing crops and raising livestock. एग्रीकल्चर के प्रोसेस में लोगों के लिए प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं। कॉटन, वूल और लेदर ये सब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही हैं। एग्रीकल्चरल मेथड दुनिया में हर जगह डिफरेंट होते हैं। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर से पहले लोगों की ज़्यादातर ज़िंदगी खुराक की तलाश में ही गुजर जाती थी। वो खुराक के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते और जंगली पौधों को इकट्ठा करते थे। तकरीबन 12,000 साल पहले लोगों ने फसलें उगाना सीखी। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन बिगेन इन ब्रिटेन इन द 18th सेंचुरी। ब्रिटेन में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में आया। डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, फर्स्ट और सेकंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन किन किन कंट्रीज में और कब कब आया, तो उसकी डिटेल इन दोज इस स्लाइड पे और इससे नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने दे दी है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने करना क्या है, आपने कंट्रीज के नेम याद करने हैं और साथ साथ इनके टाइम पीरियड भी याद करना है जब जब ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन कंट्रीज में आया। ओके। Agricultural development in Pakistan. Agriculture is considered the backbone of Pakistan's economy, which relies heavily on its major crops. एग्रीकल्चर को पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन कंसिडर किया जाता है और पाकिस्तान एग्रीकल्चर में ज़्यादातर क्रॉप्स पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर का पाकिस्तान की जीडीपी में 18.9% कॉन्ट्रीब्यूशन है, जबकि ये 42.3% लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। वीट, शुगर कैन, कॉटन, राइस और पाकिस्तान की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं जो ऑलमोस्ट टोटल क्रॉप्स का 75% है। पाकिस्तान लार्जेस्ट फूड क्रॉप इज़ वीट। 2018 में पाकिस्तान में वीट आउटपुट 26.3 मिलियन टन तक पहुंच गया। 2012 में 23 से लेके 25 मिलियन टन वीट हार्वेस्ट की गई। पाकिस्तान को नेट फूड एक्सपोर्टर भी कंसिडर किया जाता है। पाकिस्तानी राइस, कॉटन, फिश, फ्रूट्स, स्पेशली ऑरेंज एंड मैंगोज और वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करता है, जबकि पल्सेस, वेजिटेबल ऑयल और कंज्यूमर फूड को इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान इज एशियाज लार्जेस्ट कैमल मार्केट, सेकेंड लार्जेस्ट एप्रिकॉट एंड घी मार्केट एंड थर्ड लार्जेस्ट कॉटन, ऑनियन एंड मिल्क मार्केट। इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर जीडीपी का 53% था, लेकिन टाइम के साथ साथ ये परसेंटेज डिक्रीज होती गई और इस डिक्रीज की वजह पुअर हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस
और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की इंक्रीज प्राइसेस थी। लेकिन टाइम के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर्स में डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई गईं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक लाइफ स्टॉक सेक्टर का एग्रीकल्चरल सेक्टर में हाफ कंट्रीब्यूशन है और पाकिस्तान जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका 11% है, जो कि क्रॉप सेक्टर से भी ज़्यादा है। About only 4% of land in Pakistan is covered with forest. पाकिस्तान के जंगल मेन सोर्स हैं फूड के, पेपर्स के, मेडिसन के और फ्यूल वुड वगैरह के। फिशिंग इंडस्ट्रीज भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पाकिस्तान की नेशनल इकोनॉमी में। Ranking of Pakistan on the basis of agriculture. Pakistan is one of the world's largest producer and suppliers of the food and crops according to the different sources. पाकिस्तान की रैंकिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बेसिस पर दुनिया में क्या है? चिकपी की बेस पे वो थर्ड पे आता है, एप्रिकॉट 6, कॉटन 4th, मिल्क 4th, डेट पाम 5th, शुगर कैन 5th, onion 7, quinoa and oranges 6, mango 4th, wheat 7th and rice 11th. Pakistan ranked 88 worldwide in farm output according to the list of countries by GDP sector composition. Importance of agriculture. Source of लिवलीहुड. बहुत से लोगों का सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है. अप्रोक्सीमेटली डेवलपिंग कंट्रीज में 70% लोग अपने गुजर बसर के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, जबकि डेवलप कंट्रीज में इसकी रेशो कंपैरेटिवली कम है. कंट्रीब्यूशन टू नेशनल रेवेन्यू. एग्रीकल्चर बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज में नेशनल इनकम का मेन सोर्स है. सप्लाई ऑफ फूड. लाइफ स्टॉक लोगों की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हेल्पफुल हैं. सिग्निफिकेंस टू द नेशनल ट्रेड. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक शुगर, टी, राइस, स्पाइसेस, टोबैको, कॉफ़ी एटसेट्रा का बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज में मेजर कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट में. इसकी वजह से कंट्री का अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी रिड्यूस होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जितना डेवलप होगा उतने ही एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी. सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. बहुत सी इंडस्ट्रीज जैसे कि कॉटन, जूट, फैब्रिक, शुगर, टोबैको, एडिबल और नॉन एडिबल ऑयल के लिए रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है. सिग्निफिकेंस इन ट्रांसपोर्ट. बहुत सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन फार्म से फैक्ट्रीज तक रेलवे और रोडवेज के थ्रू होती है. मोस्टली इंटरनल ट्रेड इज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. एग्रीकल्चर सेक्टर जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू भी उतना ही ज़्यादा होगा. सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. किसी भी कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर जितना डेवलप होगा वो इकोनॉमिकली भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर को हमारी इकोनॉमी की बैकबोन कंसीडर किया जाता है. प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान. एग्रीकल्चर सेक्टर को पाकिस्तान में किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उनमें से कुछ का जिक्र यहाँ पे किया गया है. वाटर डेफिशिएंसी एंड ड्रॉट कंडीशंस, लॉन्ग ड्यूरेशन लोड शेडिंग इशू, पुअर एक्सटेंशन सर्विसेज, एब्सेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, हाई प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स, नॉन रिकमेंडेड एंड एक्सपायर्ड इंसेक्टिसाइड्स, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ कल्टिवेबल वेस्ट. सो ये मेन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर की डेवलपमेंट पाकिस्तान में उस तरह नहीं हो रही है जिस तरह होनी चाहिए. इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप बना सकते हैं. अर्बनाइजेशन. किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को बेसिकली 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है.
रूरल एंड अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में टाउन्स और सिटीज़ आते हैं, जबकि रूरल एरियाज में टाउन्स और सिटीज़ नहीं होते हैं। ये बेसिकली फार्मिंग और एग्रीकल्चरल एरियाज होते हैं। रूरल बेसिकली अर्बन का ऑपोजिट होते हैं। अर्बन एरियाज में बहुत डेवलप होते हैं और वहाँ कसरत से ह्यूमन स्ट्रक्चर जैसे कि हाउसेस, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रोड्स और ब्रिजेस होते हैं। सो अर्बनाइजेशन रेफर्स टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल दैट लिव्स इन अर्बन एरियाज। अर्बनाइजेशन तब होती है जब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में मूव करते हैं और इस वजह से अर्बन पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो जाती है। Factors of urbanization. There are two factors of urbanization, push factors and pull factors. A factor that leaves one with no choice but to leave his current home, country or region is called a push factor. पुश फैक्टर बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लोगों के पास कोई चॉइस नहीं बचती और उन्हें अपना घर, शहर या मुल्क छोड़ना पड़ता है। सबसे बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर जिसकी वजह से कोई भी माइग्रेट करता है वो है पॉवर्टी, और अनएम्प्लॉयमेंट को भी एक बहुत बड़ा पुश फैक्टर कंसिडर किया जाता है। कोई भी शख्स अपनी जगह को इसीलिए छोड़ता है जब वहाँ पर उसके लिए एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज ना हों। The second factor is pull factor. Good thing about a place that makes people want to move there. किसी भी जगह की कोई ख़ास क्वालिटी जिसकी वजह से लोग वहाँ पे माइग्रेट करना चाहें, वहाँ पे मूव करना चाहें, उसको क्या बोलते हैं? पुल फैक्टर। These factors include the chances of better job, better access to education and services, high standard of living, religious freedom, political freedom and environmental safety, etc. Problems of urbanization. The problem associated with urbanization are high population density, inadequate infrastructure, lack of affordable housing, unemployment, increased crime rate, increase in stress. हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की बड़ी वजह लोगों की रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेशन है। मेजर प्रॉब्लम अर्बनाइजेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर की पुअर स्टेट है। बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज में वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई इतनी क्वांटिटी में नहीं है कि ह्यूमन नीड्स को पूरा कर सकें। लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। घरों के रेंट इतने ज़्यादा हैं कि लो इनकम पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अर्बनाइजेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि अर्बन एरियाज में लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज कम हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज़ होता है और यही क्राइम रेट इंक्रीज़ होने की वजह से लोगों में स्ट्रेस बढ़ता है और इनसिक्योरिटी आती है। Thank you for your kind attention. Allah Hafiz.